नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो हम लोग ये इसके पहले देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र का आरंभ कहाँ से होता है। तो माहेश्वर सूत्र का आरंभ देखने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इसकी परंपरा क्या थी। तो परंपराएं उस समय क्या थी, दो चल रही थी परंपराएं। तो कौन कौन सी परंपरा थी? एक बृहस्पति परंपरा और एक बृहस्पति परंपरा था। ठीक है, एक बृहस्पति परंपरा, एक माहेश्वरी परंपरा। तो दो परंपराएं चल रही थी। तो इसके प्रथम व्याकरण कौन माने जाते हैं? जो बृहस्पति परंपरा था, तो प्रथम व्याकरण, तो प्रथम व्याकरण जो माना जाता है वो कौन है? इंद्र। और इसके प्रथम व्याकरण जो माने जाते हैं, प्रथम व्याकरण वो थे कौन? भगवान महेश्वर। ठीक, कौन थे? भगवान महेश्वर। तो जो ये हम लोग को इससे तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग को ये माहेश्वरी परंपरा पढ़ना है। तो माहेश्वरी परंपरा में हम लोग देखते क्या है कि इसमें एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या था? पाणिनि। क्या था? पाणिनि। अब यहाँ पर पाणिनि से एक कहानी है कि पाणिनि क्या थे, जब वहाँ गुरुकुल में शिक्षा लेने गए थे तो इन्हें कुछ याद ही नहीं होता था। और याद भी नहीं होता था तो लड़के इनका मजाक उड़ाते थे। अब लड़के मजाक उड़ाते थे तो फिर किसी को भी बुरा लगेगा, तो बुरा लगता था इनको। तो फिर इन्होंने एक दिन गुरु से अपने पूछा कि गुरु ये बताइए गुरुजी कि इसका निवारण क्या है? मेरे जैसे कि मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, तो इसका निवारण। तो कह रहा है कि अब इसका तो मैं कुछ उपाय नहीं बता सकता, तुम्हारा तो बस एक ही लोग कल्याण कर सकते हैं, वो कौन है? स्वयं शिव। तो कहते हैं, फिर पाणिनि कहते हैं, तब गुरुदेव इतना दिन तक हमको परेशान क्यों किए? पहले ही बता देना चाहिए था, हम यहाँ से चले गए होते। तो ठीक है, तो कह रहे हैं पाणिनि कि अब हम जाते हैं। तो पाणिनि चले गए, अपना साधना करने लगे, भगवान शिव का साधना किए और भगवान शिव खुश हुए। और भगवान शिव खुश हुए तो 14 बार क्या करते हैं? डमरू को बताते हैं, जिसमें से 14 सूत्रों की जो उत्पत्ति होती है, जो उनको सुनाई देता है 14 स्वर, उनको वो क्या करते हैं? पाणिनि लिख देते हैं। तो ठीक है, ये कहानी अब हम लोग वहां पर जब चलेंगे सूत्रों के बारे में, तब वहां पर 14 सूत्रों के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ इससे पहले थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे पाणिनि के बारे में। क्या है कि इन्होंने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि व्याकरण के त्रिमुनि, इसी से अर्थ है व्याकरण के त्रिमुनि। ठीक, तो व्याकरण के त्रिमुनि का यहाँ से आशय क्या है कि त्रिमुनि में पहले कौन थे? तो पहले थे पाणिनि। पहले पाणिनि ने क्या लिखा था? तो आप सभी को पता ही होगा, अष्टाध्यायी। ठीक, इसके बाद आते हैं कात्यायन। कौन आते हैं? कात्यायन। ठीक, दूसरे कौन थे? तो कात्यायन। ये क्या लिखते हैं? वार्तिक। अभी लिख रहा हूं तो सबके बारे में बताता हूँ आप लोगों को डिटेल में। और फिर उसके बाद आते हैं पतंजलि। पतंजलि आते हैं, तो पतंजलि क्या लिखते हैं? महाभाष्य। ठीक, तो यहां से देखिए, जो अष्टाध्यायी था, ठीक है, उसी पर भाष्य लिखा था जब कात्यायन ने, तो उसका नाम क्या दिया? वार्तिक। भाष्य क्या अर्थ है? उसका व्याख्या। तो व्याख्या जब अष्टाध्यायी का किया था तो वार्तिक, और जब इन्होंने व्याख्या जब किया था पतंजलि ने, तो ये महाभाष्य कहलाया। कहने का अर्थ यह है कि जो इनका भाष्य न रहकर क्या हुआ? महाभाष्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, त्रिमुनि और ये तीनों इसी का है। ठीक है, इसी का भाष्य है, और ये इसी का भी, ये भी भाष्य है। ठीक है, तो ये क्या है? आधार स्तंभ। अगर व्याकरण का आधार स्तंभ पूछेगा तो आधार स्तंभ कौन है? तो वो हमारा कौन सा है? अष्टाध्यायी। ठीक,
और सर्वश्रेष्ठ जो मत की बात करेगा तो सर्वश्रेष्ठ मत किसका लिया जाएगा, पतंजलि का, क्योंकि ये उसको जब सरलतम रूप में लिखे गए, क्योंकि आम जनमानस को भी तो समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, तो उसको शुद्ध करने का अर्थ यह है कि उसको आसान तरीके से लिखा किसने था, तो वो पतंजलि ने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अष्टाध्यायी के बारे में, कुछ और भी देखते हैं तथ्य। तो अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी के नाम से ही पता चलता है इसमें कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय के बारे में देखते हैं थोड़ी सी जानकारी। देखिए ये क्या लिखा है, अष्टाध्यायी। ठीक, ये अष्टाध्यायी लिखा हुआ है। ठीक, इसमें कितने थे, 8 अध्याय। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय। अब 8 अध्याय में 4 पद, प्रत्येक पद में कितने, प्रत्येक अध्याय में 4 पद थे। प्रत्येक अध्याय में कितने थे, 4 पद। तो इस प्रकार टोटल कितने पद हुए, तो 32 पद। ठीक, और इस 32 पद में सूत्र जो कुछ न कुछ, सभी में कुछ न कुछ सूत्र लिखे थे, और सभी सूत्रों को मिलाकर टोटल संख्या लगभग 4000 के लगभग सूत्र हुए। तो इसमें कभी पूछ लेता है लगभग कितने सूत्र थे अध्याय में, तो 4000। कितने पाद में, तो 32। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद थे, तो प्रत्येक में 4 पाद थे। ठीक, तो इतना यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे देखिए, जैसे कि इसमें कैसे लिखा रहेगा, तो जैसे कि ये एक सूत्र में लिख रहा हूँ, वृद्धि राधेच। ठीक, वृद्धि राधेच। अब देखिए ये क्या है, ये वृद्धि संज्ञक। ये क्या है, वृद्धि संज्ञक। वृद्धि संज्ञक जो हम लोग लिखेंगे क्या है कि जो वृद्धि संधि होता है उसमें जब वृद्धि राधेच और वृद्धि रेची, ये इस तरह सूत्र होता है। ठीक है, तो ये वृद्धि संज्ञक होता है, ये उसका सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसमें जो लिखा गया है इसका मतलब ये ऐसे लिखा गया, इसके आगे वृद्धि राधेच के आगे 1 1 1। इसके कहने का अर्थ ये है कि इसमें एक अध्याय हो गया, पहला अध्याय का, ये पहला अध्याय का पहला पाद और पहला सूत्र, पहले अध्याय का पहला पाद का पहला सूत्र, ये सूत्र। ठीक, ऐसे लिखने का अर्थ ये होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 1 1 1 इसी तरह लिख दिया जाता है, ये अध्याय लिखा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलेंगे क्या यहाँ पर, तो हम लोग सूत्रों के पास चलते हैं, जहाँ से हमारा ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। ये तो हो गया यहाँ तक पहुंचने का माध्यम। अब हम लोग सूत्र में देखेंगे। सूत्र के लिए उन्होंने एक सूत्र लिखा था, पाणिनि ने क्या लिखा था, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। नित्यावसन। नहीं दिख रहा होगा, भी मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा था, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम 9 पंचवारम। तो उन्होंने कहने का अर्थ ये था कि 9 और प्लस 5 टोटल कितना हुए, तो 14 सूत्र। तो उन 14 सूत्रों के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 14 सूत्र कौन कौन से हैं अब हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, 4 5 6 7, ठीक, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सूत्रों को, और उसके बाद इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ हम लोगों को।
तो देखिए पहला सूत्र क्या है, अयूढ़, ठीक। दूसरा क्या है, ऋलिक, ठीक। तीसरा क्या है, एओंग। चौथा क्या है, एओच, ठीक। पांचवा सूत्र क्या हो जाएगा आपका, हैवराक। पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं समझाता हूँ। फिर छठा हो जाएगा आपका लड़। फिर सातवां हो जाएगा एमंगलम, ठीक। फिर आठवां हो जाएगा आपका जवई, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा घट 10, ठीक। जब गण 10, ठीक। खप छटत चटत, खप छटत चटत, ठीक। 12वां क्या हो जाएगा, कपैल। 13वां क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 13वां ससर कर लेंगे, ससर, और फिर लास्ट हो जाएगा फल, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये सारे हमारे सूत्र हो गए। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। अब देखिए जैसे अयूढ़ है, लिरिक, एओंग, एओच, इतना तो इसी तरह से याद करना होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये देखिए ये आपका क्या है, तो इसका नाम है वृद्धि संज्ञक। इसको क्या कहते हैं, वृद्धि संज्ञक, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ वृद्धि संज्ञक हो गया, इधर मैं लिख दे रहा हूँ इस साइड। और ये क्या हो गया आपका, तो चौथा क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये गुण संज्ञक होगा। ये क्या है, ये गुण संज्ञक, ये गुण संज्ञक है। वृद्धि संज्ञक ये हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक ये हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों मिलाकर क्या है, अंतस्थ, क्या है, अंतस्थ। तो अंतस्थ जो व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अंतस्थ हल बोलेंगे इसको, ठीक है। व्यंजन को यहाँ पर हल बोला जाता है, जो स्वर है वो अच्छ होता है। अभी जब प्रत्याहार हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, अंतस्थ। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, अनुस्वार या पंचमाक्षर, जो भी बोलिए, अनुस्वार या पंचमाक्षर ये है, ठीक। ये पंचमाक्षर है गया। अब देखिए ये मिलाकर क्या है, ऊष्म हल, ठीक। ऊष्म हल का मतलब ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद ये और ये लिखिए। अब ये इसके बीच में जितने भी हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का अर्थ हल, ठीक। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, उस व्यंजन जो हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में, वही है स स ह, ठीक। और देखिए अंतस्थ य र ल व, ठीक। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे क्रम, लेकिन य र ल व हम लोग जो चार पढ़ते हैं वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि जब वहां पर पढ़ते हैं क वर्ग, तो क ख ग घ अंग होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 ठो इसमें से लेना है, और ये सभी क्या है, पहला वर्ग, ठीक। यहाँ पर क्या है, पहला वर्ग। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ठीक। और ये हो जाएगा आपका दूसरा वर्ग, तो इसके आगे लिख लीजिएगा दूसरा वर्ग, ठीक। अब देखिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, हम लोग नीचे चल रहे हैं। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, तीसरा मतलब कि पहले वर्ग का बात कर रहे हैं, पहले वर्ग का जैसे तीसरा वर्ण, इसको ऐसे लिख लीजिए, तीसरा वर्ण लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर है, तीसरा वर्ण,
और ये भी दूसरा वर्ड है, ठीक, और ये पहला वर्ड, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि पहले वर्ग का पहला वर्ड और दूसरे वर्ग का दूसरा वर्ड, पहले वर्ग का पहला वर्ड, ठीक। तो जैसे हम लोग ये लिखते हैं, जैसे समझ लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग क ख ग घ अंग लिखते हैं ना, कुछ इस तरह अंग, ठीक, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, ये कौन सा है, तो ये क वर्ग है। क वर्ग का ये क्या है, पहला वर्ड, ठीक। और इसको लिखते हैं दूसरा वर्ड, इसको कहते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं चौथा, इसको बोलते हैं पांचवा वर्ड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है क क्या है, पहला वर्ड, ये पहला वर्ड है ना, पहले वर्ग का पहला वर्ड। तो पहले वर्ग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पहला वर्ड दूसरा वर्ड जो बोलेंगे तो पहला वर्ग हो गया। आप पहला वर्ड का मतलब च, फिर यहाँ पर ट, यहाँ पर त, यहाँ पर थ, प, ठीक। तो ये पहला वर्ग का पूरा अक्षर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, ये पहला वर्ड हो गया। तो यही मैंने बोला कि ये 3 और यहाँ से 2, ये पहला वर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ से 5 कितने हो गए, ये पांचों को पांचों दूसरा वर्ड हो गया। अब देखिए तीसरा वर्ड हो गया। तो तीसरा वर्ड में जो जो अक्षर आते हैं आप उसको लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है, चौथा वर्ड, ठीक, और ये आपका पांचवा वर्ड। अब देखिए कहाँ परेशानी है आपको याद करने में, सब तो खत्म हो गया। अब ये बचा क्या है, ये क्या है, तो इसमें आप थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्वर और व्यंजनों की संख्या, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्वर और व्यंजनों की संख्या। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से 4 तक, ठीक, 4 सूत्रों में यहाँ पर क्या बताया गया है, अच का अर्थ क्या होता है, स्वर, ठीक। तो स्वरों की संख्या 9 है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 14 तक, 5 से 14 तक क्या है, हल का मतलब व्यंजन कितने हैं, 33, ठीक। ये टोटल वर्णमाला में इतनी संख्या है, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि जब 9 है यहाँ पर और हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं 11, तो 11 में से आप देखेंगे इसमें संयुक्त क्या है, जो संयुक्त तो है यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आ, ठीक है, ई और उ, ठीक। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर कौन से, आ, ई, उ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर। तो ये दीर्घ स्वर जो है इसमें नहीं है, तो 11 से 3 गया तो 8 ही बचा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है। तो एक एक्स्ट्रा कौन सा है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर 33। तो 33 परंपरागत जो व्यंजन है हमारे वर्णमाला में हिंदी में, वो भी 33 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब थोड़ा सा एक दो और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि ह इसमें 2 बार आया हुआ है, इसमें ह 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मास्टर सूत्र में पूछ लेता है कि ह कितनी बार आया, तो 2 बार, और स भी 2 बार आया, सॉरी करें स, ये अड़ा भी 2 बार आया हुआ है। देखिए अड़ा एक और कहीं भी होगा, कहीं दिख रहा है अड़ा आप लोगों को, ठीक है। एक बार यहाँ पर है, एक बार बीच में कहीं होगा, ये है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको वर्णमाला याद होगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका माहेश्वर सूत्र हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से इतना हटा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को जरूरत पड़ेगा जगह की, ठीक है। तो प्रत्याहार होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार क्या होता है, इसमें इति संज्ञा नहीं गिनते हैं। इति संज्ञा का मतलब क्या हुआ, तो जो ये है अड़ा, ये क्या है, इति संज्ञा। ये जो लास्ट में जितने भी वर्ण हैं इसको इति संज्ञा कहते हैं, और उसको हम
जब प्रत्याहार करते हैं तो उसका काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये किस प्रकार होता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार देखिए, जैसे मैंने यहाँ से लिखा क से, यहाँ से अ से और यहाँ तक च तक, ठीक। अब इसके बीच में जो वर्ड है, जैसे ये अ है, अब इसके ये च है, ठीक। तो ये पहला और अंतिम का योग ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार। तो पहला और अंतिम वर्ण को लेते हैं और उसके बीच के वर्णों को हम लोग छोड़ देते हैं, वही क्या है हमारा प्रत्याहार। तो यहाँ पर अच हो गया, और अच क्या है हमारा, ये स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि स्वरों को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो वो क्या कहते हैं, अच। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर ह से शुरू करते हैं और जाते कहाँ तक है, हल तक, तो ये पहला ह और ये ल, तो ये पहला ह और ल ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, हल। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ तक ये है, और ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि हम लोग 42 प्रकार से प्रत्याहार कर सकते हैं। इस पूरे जो माहेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार टोटल कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 42 तरह से हम लोग प्रत्याहार कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पढ़ लेगा माहेश्वर सूत्र, उसको संधि करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, अच्छा थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि इसका संधि में क्या उपयोग है। तो देखिए यही ये हमारा बेस है, अगर जिसको ये याद है उसको बहुत आसानी से सब चीज कर लेगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग सूत्र देखते हैं, हम लोग को इतना ही का काम पड़ेगा। तो एक सूत्र देखते हैं कौन सा, जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो पहला सूत्र लेते हैं किसका, दीर्घ संधि का। तो जब दीर्घ संधि का हम लोग सूत्र लेते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, अका सवर्णे दीर्घ, यही लिखा रहता है, अका सवर्णे दीर्घ, ठीक, ये लिखा रहता है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या आप लोग समझते हैं, वो अर्थ देखिए कैसे निकलता है। अक, अभी मैंने बताया प्रत्याहार, तो इसमें सब प्रत्याहार ही होता है, इसमें जो होता है ना सूत्र में, वो प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रत्याहार का प्रयोग करने का अर्थ क्या है, अ है, क है, ठीक। तो जब हम इसको और इसको देखिए ऐसे करते हैं तो हम लोग, मैंने क्या बोला, इति संज्ञा को हम लोग नहीं काउंट करते हैं प्रत्याहार में, तो इसको छोड़ देंगे। अब बचा कितना, ये भी प्रत्याहार है, मतलब इति संज्ञा के, इसको भी छोड़ देंगे तो बचा क्या, देखिए अ ई उ री ली, ठीक, इतना बचा। सवर्णे का अर्थ होता है समान वर्ण, तो समान वर्ण क्या है, अ, इसका क्या हो गया ई, इसका क्या हो गया उ, इसका री और इसका ली, ठीक। अब देखिए हम लोग हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या होता है, यहाँ पर आ भी आता है, ये संस्कृत में होता है सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा क्या है कि जब ये दोनों का योग होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो दीर्घ में क्या होता है, आ होता है, हम लोग पढ़े हैं, और इसका बड़ी ई हो जाएगा, इसका बड़ा ऊ, इसका री, तो बड़ा री, इस 2 बार होता है, ठीक है, और इसका ले, ठीक। तो कहने का मतलब ये है। और जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर अ के साथ आ भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकता है, और बड़ा ऊ भी आ सकता है, और री भी आ सकता है, ठीक, और इसके साथ भी री आ सकता है, लेकिन ये बदलेगा री में, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका जगह चेंज भी हो सकता है, ये हिंदी में हो सकता है, लेकिन संस्कृत में ये वाला पोर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ, देखिए इस तरह से संधि होता है, ठीक है। तो इस सूत्रों का प्रयोग हम लोगों को संधि में बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।